माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके, जी जान लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही खुशी के साथ यहाँ पर आए हैं क्योंकि आज हम आपके लिए एक बहुमूल्य तोहफा लेकर के आए हैं। अब आप सोचेंगे कि सर वो बहुमूल्य तोहफा क्या है सर। तुरंत अभी पता चल जाएगा, 5 मिनट में आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। यदि आप लोग मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो आज हम जो आपको देने वाले हैं ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक नजर पहले हम आपको दिखा देते हैं कि आज हम आपको देने वाले आखिर क्या है। यह देख रहे हैं आप लोग, हमारे हाथ में इतना सारा कॉपी है, समझ गए ना। और यह कॉपी क्या है, यह हम आपको कैसे देने वाले हैं, सब कुछ आपको हम बताएंगे। और हमारे नजर में यह एक कॉपी नहीं है, हमारे नजर में यह एक कॉपी नहीं है, बल्कि हमें तो लगता है ना कि टॉपर और रैंकर्स बनाने की यह मशीन है, समझ गए। और यह मशीन आज आपको हम देने वाले हैं, किस तरीके से आपको हम बताएंगे। हमने जो प्रॉमिस किया आज हम उसे पूरा भी करके दिखा दिए हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी का पहला नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को जैसा कि पता है कि बायोलॉजी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन बायोलॉजी तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको हम बताना चाहते हैं। आपको पता है कि 2024 मैट्रिक परीक्षा के लिए हमारा नया बैच लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है 10th टॉपर बैच 2024। और इस बैच में हजारों बच्चे अभी तक एडमिशन ले चुके हैं। बहुत ही ज्यादा बच्चे इस बैच में रुचि दिखा रहे हैं और उनको बेहतरीन लाभ भी मिल रहा है। लाभ किस किस तरीके से मिल रहा है इसके बारे में तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे ही, और किस तरीके से और आपको बेहतर लाभ मिलेगा यह भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस टॉपर बैच में जो बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं उनको सुविधा क्या क्या मिलेगा। तीन चीज जो कि ऑलमोस्ट कॉमन है, लाइव क्लास, वीडियो क्लास, और अब आपके लिए एक नया फीचर्स, अगले संडे से प्रत्येक संडे डाउट क्लास आ रहा है, समझ गए ना। अगले संडे यानी कि अगले रविवार से प्रत्येक रविवार अब आप लोगों के लिए डाउट क्लास रहेगा। और डाउट क्लास के लिए भी ना कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। आप क्वेश्चन को आप क्वेश्चन का फोटो खींचिए, आप यहां पर भेज दीजिए, तुरंत आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इस तरीके का कुछ डाउट क्लास का फीचर आपको लेकर के आ रहे हैं। उसके अलावा हम खुद लाइव आएंगे, आप लोग अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में पूछ पाएंगे, हम उसे सॉल्व करेंगे। चाहे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना देर का डाउट क्लास रहे, सप्ताह में एक दिन आपका डाउट क्लास चलेगा, जो कि हमारा वादा था इस टॉपर बैच के लिए। बिल्कुल वादा हम पूरा करेंगे, क्योंकि अब आपको टॉपर बनाने के लिए, रैंकर्स बनाने के लिए, आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। सबसे मुख्य चीज, हमने आपसे वादा किया था कि बिहार टॉपर का हैंड नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बिहार टॉपर का हैंड नोट्स आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि टारगेट बोर्ड से पढ़ करके बिहार बोर्ड का जो सबसे पहला टॉपर था रुमान अशरफ, वह टॉप किया था टारगेट बोर्ड से ही पढ़ करके। उसके अलावा आपको पता है ना, ये संजू कुमारी बिहार बोर्ड थर्ड टॉपर, जो कि ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, बस 4-5 नंबर का डिफरेंस है फर्स्ट टॉपर से। यानी कि हम कह सकते हैं ना कि फर्स्ट टॉपर के माना जाए ना तो फर्स्ट टॉपर ये सब है। तो ये सभी क्या है भाई, बिहार बोर्ड के टॉपर बच्चे हैं, समझ गए। ये सभी बिहार बोर्ड के टॉपर बच्चे हैं। और हमने यह भी वादा किया था कि जो बच्चे टॉप करेंगे उनको एक मोबाइल फोन मिलेगा। फर्स्ट टॉपर को तो हमारी तरफ से 1.5 लाख रुपया इनाम था और मिलेगा। और जो जो बच्चे 2024 में करेंगे ना उनको भी मिलेगा। जो थर्ड टॉपर करेंगे उनको एक हमारे तरफ से मोबाइल था, देखिए इनको हमने जाकर के मोबाइल दे दिया। अब आपसे वादा क्या था हमारा, वादा था कि जो इनका नोट्स है वो नोट्स हम आपको दिलवाएंगे। हमारा वादा यही था ना कि जो टॉपर्स हैं, टॉपर का नोट्स हम आपको देंगे। देखिए लिखे थे बिहार टॉपर हैंड नोट्स, बिहार टॉपर का जो हैंड नोट्स है वह हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और आज हम यह वादा भी पूरा कर रहे हैं। बच्चों, अभी आप लोग जो हमारे हाथ में इतना सारा कॉपी देख रहे हैं ना, यह कॉपी नहीं है बल्कि बिहार टॉपर का हैंड नोट्स है। बिहार टॉपर का हैंड नोट्स है। और एक बात बताएं, कॉपी देखने के बाद पता चलता है कि आखिर ये लड़की टॉप कैसे की, समझ गई ना। पढ़ाने के लिए तो हम पूरा पढ़ाते हैं, बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन इस कॉपी को अगर आप देखिएगा ना तो आपको लग जाएगा, आपको पता चलेगा कि टॉपर बच्चे कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से स्मार्ट वर्क करते हैं। हम तो इसका कॉपी देख करके ना अचंभित हैं, किस तरीके से जो टॉपर्स होते हैं ना वो स्मार्ट वर्क करते हैं।
हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क, जिस पर कि हम ज्यादा जोर देते हैं। हमेशा कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क से आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और इनका कॉपी कुछ इसी तरीके का है, जैसे इधर सब लिखा हुआ है कौन कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम फिजिक्स का कॉपी अगर कोई उठा लें, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, चलिए हम कोई एक फिजिक्स का कॉपी उठा लेते हैं, देख लेते हैं कौन, हाँ देखिए फिजिक्स का कॉपी उठा लेते हैं और आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है, किस तरीके से इन्होंने अपना नोट्स बनाया, सब कुछ आपको हम दिखाएंगे, ठीक है ना। देखिए ये हो गया इनका फिजिक्स का, ये हो गया इनका फिजिक्स का। इनके नोट्स का सबसे बड़ा खासियत ये है, देखिए आपको हम नजदीक से थोड़ा दिखाना चाहेंगे, थोड़ा हम नजदीक से दिखाना चाहेंगे। नाम यहाँ पर देख सकते हैं, संजू कुमारी लिखा हुआ है, जो कि बिहार बोर्ड की 3rd टॉपर है, ठीक है ना। लेकिन हमें नहीं लगता है कि 3rd टॉपर और 1st टॉपर में कोई बड़ा अंतर होता है, बिल्कुल छोटा सा अंतर होता है जो कि ना के बराबर है। और इनका कॉपी अगर आप लोग पूरा देखेंगे ना, तो आपको एक चीज तो कन्फर्म लगेगा, इन्होंने जो अपना नोट्स बनाया कुछ इस तरीके से कि जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन क्वेश्चन पर इनको थोड़ा सा भी डाउट था ना, उसे अपने नोट्स में इन्होंने उतार लिया, ठीक है। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन्होंने उस पर अपना समय बर्बाद नहीं किया। हमने पूछा कि जिस तरीके से हम पढ़ाए थे उस तरीके से पूरा नोट्स क्यों नहीं बनाए, तो वो बोली कि सर लिखने से थोड़े ना ज्यादा नंबर आ जाएगा, सिर्फ कॉपी में हम पूरा भर कॉपी अगर पूरा भर दिए तो हमारा ज्यादा नंबर आ जाएगा। आप बार बार बोलते थे ना कि ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरीके से हम अपना नोट्स बनाए हैं ताकि जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी पर हम अपना टाइम दे सकें, जो इंपॉर्टेंट है ही नहीं उस पर टाइम देने से क्या फायदा। तो कुल मिलाकर के टॉपर का हैंड नोट्स पूरा आ चुका है। देखिए ये हो गया फिजिक्स का, ये हो गया हिस्ट्री का, ये हिस्ट्री का है पूरा, देख रहे हैं पूरा एकदम इस तरीके से एकदम हिस्ट्री का पूरा बना हुआ है। राइटिंग भी इनका बहुत जबरदस्त था, क्योंकि टॉपर बनने के लिए ना राइटिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपका राइटिंग स्किल बढ़िया नहीं है तो उस पर आज ही से वर्क करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर राइटिंग अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आप टॉपर बनना का सपना छोड़ दीजिए, समझ गए ना। तो इसलिए राइटिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपका राइटिंग अच्छा है तो फिर समझ लीजिए कि आप टॉपर बनने के लिए सक्षम हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका कौन सा सब्जेक्ट का है, जनन चैप्टर, ये बायोलॉजी का है, ये बायोलॉजी का है। इसके अलावा संजू कुमारी, देखिए इनका क्लास में रोल नंबर 11 रहता था, यहाँ पर लिखी है क्लास रोल नंबर 11, ठीक है ना। और लेकिन इन्होंने टॉप किया, ये किस चीज का है, हिस्ट्री एंड सिविक्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का देखिए इनका ऑब्जेक्टिव का टोटल अलग था बना हुआ, ऑब्जेक्टिव भी है या इस तरीके से कॉपी बना करके लिखती थी। आप लोग ऑब्जेक्टिव छोड़ देते हैं ना कि सर ये तो ऑब्जेक्टिव है, सर इसका क्या फायदा, ये ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग करके लिखती थी और फिर बोली कि सर यहाँ से जब याद करते थे ना तो बहुत आसानी से याद हो जाता था। इसके अलावा ये इसका है केमिस्ट्री का, ठीक है, संजू कुमारी रोल नंबर 11, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, हाँ जी ये केमिस्ट्री का है, ठीक है। और ये इनका केमिस्ट्री का नोटबुक है, जहां पर आप देख रहे हैं पूरा एकदम अच्छे से पूरा नोटबुक तैयार किया गया है। और उसके बाद एक किस चीज का है, ये भी बायोलॉजी का ही है, एक बायोलॉजी का छोटा कॉपी और है, एक बायोलॉजी का छोटा कॉपी और है। और ये वाला देख रहे हैं बायोलॉजी का है, ये वाला है ज्योग्राफी का, देख लीजिए ये है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का भी एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से नोट्स बना हुआ है पूरा, तो ये ज्योग्राफी का हो जाएगा। उसके अलावा ये इकोनॉमिक्स का हो जाएगा। उसके अलावा ये किस चीज का है, ये है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, सिविक्स का ही है, सिविक्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा प्रकाश का प्रवर्तन, फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें लिखा हुआ है। यानी कुल मिलाकर के ना बहुत ही जबरदस्त तरीके से यह नोट्स बना हुआ है, जो कि टॉपर का हैंड नोट्स है, ठीक है ना, टॉपर का हैंड नोट्स है। और इस पूरे को हम स्कैन करके, समझ गए, इस पूरे को हम स्कैन करके इस बैच में जो बच्चे ज्वाइन होंगे उनको देने वाले हैं, ठीक है। यानी कि आज से लगभग मान लीजिए ना कि 5 दिन के अंदर में आपको टोटल मिल जाएगा, 20 तारीख तक का डेट है ना। इस बैच में जुड़ने के लिए समय को बढ़ाया गया है, पहले तो 15 अप्रैल ही था, अब 20 अप्रैल कर दिया गया है। तो इस बैच में जुड़ने के लिए 20 अप्रैल तक लगभग आपको यह पूरा का हम स्कैन कॉपी प्रोवाइड करवा देंगे, जिसको आप प्रिंट निकलवा करके भी पढ़ सकते हैं या फिर ऐसे भी आप लोग आराम से पढ़ लेंगे। तो पूरा का हम स्कैन कॉपी, समझ गए, पूरा का स्कैन कॉपी इस बैच में हम डाल देंगे। जो बच्चे इस बैच में परचेज करेंगे, जो बच्चे इस बैच में जुड़ेंगे टॉपर बैच में, उनको टॉपर का हैंड नोट्स मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। इसके लिए कोई पैसा आपको पे करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। अगर कोई बच्चे अलग से इसको परचेज करना चाहते हैं
तो उसके लिए भी हम उपलब्ध करा देंगे भाई, अलग से भी आप परचेज आसानी से कर सकते हैं। अगर कोर्स में ना जुड़ करके सिर्फ नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम आसानी से एप्लीकेशन पर ही उपलब्ध करा देंगे। यह तो हो गया भाई टॉपर का हैंड नोट्स। इसके अलावा हम और बोले थे आपसे, और भी वादा था कि नोट्स और स्टडी मटेरियल देंगे। तो टारगेट बोर्ड का जो नोट्स है और टारगेट बोर्ड का जो स्टडी मटेरियल है वो वह भी जाकर के देख लीजिएगा, डाला हुआ है। समझ गए ना, जाकर के देख लीजिएगा, वह भी एप्लीकेशन पर डाला हुआ है। जैसे फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया, नोट्स हम डाल दिए हैं। हिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नोट्स हम डाल दिए हैं। यदि आप लोग पहले नोट्स को डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे तो फिर आज के बाद कर लीजिएगा, डाउनलोड अब हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपको हम थोड़ा सा नजदीक से दिखा देना चाहते हैं कि आखिर आप कहां से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, कहां से डाउनलोड कर पाएंगे। आपको हम टारगेट बोर्ड का एप्लीकेशन खोल करके दिखा देते हैं ताकि आप लोग को सहूलियत हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनको थोड़ा बहुत परेशानी होता है। हाँ देखिए, टारगेट बोर्ड का हम खोल लिए, टारगेट बोर्ड का एप्लीकेशन खोल लिए। आपको जाना कहाँ है, अब आपके एप्लीकेशन में ना एक नया फीचर्स आ रहा है। जैसे यहाँ पर है, जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनको सिर्फ 10th दिखेगा, जो 11th क्लास के बच्चे हैं 11th। यह नया फीचर्स बहुत जल्द आपके एप्लीकेशन में आ रहा है। आपको सीधे कहाँ जाना है, माई कोर्सेस में जाना है। माई कोर्सेस में आप जैसे ही जाइएगा, 10th क्लास वाले जो यहाँ पर देख रहे हैं ना 10th क्लास वाला, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में। और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको मिलेगा मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए, आगे बढ़िए, यहां पर जाइएगा। और यहां पर जाने के बाद देखिए हर एक सब्जेक्ट खुल गया। हम फिजिक्स में जाएंगे, यहां पर वीडियो खुल गया, हाँ, कि कौन कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं। तो फिजिक्स का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो खुल जाएगा। उसके बाद आप पीडीएफ की तरफ जाएंगे ना, तो यहाँ पर देखिए पीडीएफ खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर जाकर देखेंगे तो सिर्फ यहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। मोबाइल में एप्लीकेशन से ही जाकर के आप लोग आसानी से देखिए, यह टारगेट बोर्ड का नोट्स है, इसे आसानी से आप लोग देख सकते हैं, यहां से पढ़ सकते हैं। अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर बगल में डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, आप लोग आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपके फोन के गैलरी में जाकर के, सॉरी, फोन के स्टोरेज में जाकर के सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे को अभी तक डाउनलोड करने में परेशानी हो रहा था, आज के बाद से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और टॉपर का जो नोट्स है, यह नोट्स भी हम बहुत जल्द वहां पर अपडेट करने वाले हैं। तो हमने जो जो वादा किया उस वादे को पूरा करके दिखाया है। इसके अलावा वीकली टेस्ट सीरीज, यह भी बहुत जल्द हम आपसे लेने वाले हैं। सप्ताह में एक दिन आपका टेस्ट सीरीज रहेगा, यानी कि टॉपर बनाने के लिए हर एक संभव प्रयास हम कर रहे हैं जो कि आपको चाहिए, ठीक है ना, समझ गए। टॉपर बनाने के लिए हर एक प्रयास कर रहे हैं जो कि आपको चाहिए। अच्छा, राइटिंग, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर राइटिंग दिखा दीजिए उसका। चलिए, राइटिंग हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए टॉपर का राइटिंग किस तरीके का था, देख रहे हैं ना। देखिए ये यहाँ पर देख रहे हैं संजू कुमारी लिखा हुआ है, देख लीजिए संजू कुमारी, रोल नंबर 11, रजिस्ट्रेशन सब कुछ लिखे हुए, सब्जेक्ट देख लीजिए फिजिक्स वगैरह है। राइटिंग देख लीजिए, कुछ इस तरीके का राइटिंग था जो कि बहुत ही जबरदस्त राइटिंग है। और इसी राइटिंग के साथ देखिए किस तरीके से वह बहुत मेहनत की थी। पेंसिल देख रहे हैं, पेंसिल से पूरा फिगर बनाई थी, कि पेंसिल से हम पूरा फिगर, आपको नहीं पता चल रहा है, पेंसिल से पूरा फिगर बनाई थी और फिगर बना बना करके सब कुछ बताई थी। रुक जाइए, आपको एकदम बारीकी से पता चल जाएगा, थोड़ा सा वेट करिए। देखिए अब देख लीजिए, सब कुछ एकदम बारीकी से दिख रहा है ना, किस तरीके से, देख लीजिए एकदम फिगर, पेंसिल से फिगर बना करके एकदम नाम वगैरह, एकदम कॉपी इतना बढ़िया से लिखी थी। तो समझिए कि वह परीक्षा कितना बढ़िया से दी होगी, परीक्षा में वह कितना बेहतरीन तरीके से लिखी होगी। वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, अंतर, और दोनों तरफ देख लीजिए, अंतर के साथ साथ दोनों तरफ फोटो भी बना हुआ है ताकि कोई दिक्कत ना हो। देख रहे हैं ना, दोनों तरफ फोटो बना हुआ है। मतलब कि नोट्स इतना जबरदस्त बनाई है ना कि मत पूछिए। देखिए किस तरीके से आपको हम बताए थे ना, अब अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, मतलब कितना सजा सजा करके कॉपी बनाई है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं इसका, समझ गए। मतलब कि एक टॉपर का जैसा हैंड नोट्स होता है ना, एक वाकई में रियल टॉपर का हैंड नोट्स यहां पर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यह सब कुछ आपको मिलने वाला है किस चीज में भाई, यह टॉपर बैच 2024 में, ठीक है। हाँ, तो जिन बच्चों को यह कोर्स खरीदना है जाकर के एप्लीकेशन पर आसानी से परचेज कर सकते हैं, या फिर 8114532021 ये नंबर है, 9263991125 ये नंबर है, दोनों में से किसी भी नंबर पर जाकर के आप लोग परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो कितना फीस जमा करना होगा, मात्र 999 रुपया। इस 999 रुपया में आपको टॉपर का नोट्स मिल जाएगा, टारगेट बोर्ड का नोट्स मिल जाएगा, वीकली टेस्ट सीरीज, डाउट क्लास, लाइव क्लास, वीडियो क्लास, टॉपर बनाने की गारंटी 999 रुपया मात्र, समझ गए ना। बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, हमें अभी कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना है कि आप लोग आसानी से परचेज करके साल भर पढ़ सकते हैं। साल भर के लिए मात्र 999 है, जो कि बहुत कम प्राइस है, ठीक है।
अगर इससे अच्छा राइटिंग आपका है तो फिर और खुशी की बात है भाई। थोड़ा सा पढ़ने में मेहनत कर दीजिए और आसानी से आप टॉपर बन सकते हैं। राइटिंग अगर इस, हाँ ठीक है ना, राइटिंग अगर इससे अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। एक बच्चे का कमेंट है कि सर ये गलती है, बिना पैसे के पढ़ाइए। बिना पैसे के कैसे पढ़ा दे बाबू, सब कुछ प्रोवाइड करवाना बिल्कुल भी संभव नहीं है ना। और सब कुछ आप फ्री के चक्कर में रहते हैं, तो फिर ऐसा है तो फिर आप जो मोबाइल में जो रिचार्ज करवाते हैं वो रिचार्ज बंद कर दीजिए। पहले आप पहले रिचार्ज बंद कर दीजिए, हम फ्री में पढ़ाना बंद कर देंगे। समझ गए, समझ गए ना। आप कहते हैं सर फ्री में पढ़ाइए, सब कुछ फ्री संभव नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग जाएंगे 1,500 रुपया दे देंगे मंथली, और यहाँ पर सालाना साल का एक साल का हम 999 करें। बड़ा बड़ा एकदम आप लोग ना अजीब किस्म के इंसान हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम। और इस तरीके का मोबाइल अगर आपको भी लेना है तो फिर मेहनत करिए, अगली बार हम आपके घर पर आकर के, देखिए इधर से इनकी मम्मी देख रही है, समझ गए ना। एक बेटी हमारी टॉप की है भाई, तो देखिए जिस तरीके से गिफ्ट मिल रहा है, चेहरे पर मुस्कान देखिए और किस तरीके से वो मुस्क रही है, और चूंकि बेटी को प्राइज मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखिए प्राइज चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, प्राइज तो प्राइज होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। समझ गए ना, बस खुशी होता है अलग लेवल का। राइटिंग सुधारने का तरीका, इस पर एक स्पेशल वीडियो ही हम बना देंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं। राइटिंग सुधारने का जो तरीका है ना, इस पर हम एक स्पेशल वीडियो ही बना देंगे, आप लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नंबर चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो कि है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो आज हम जीव विज्ञान शुरू करने वाले हैं, और जीव विज्ञान का पहला नंबर चैप्टर, जीव विज्ञान का पहला नंबर चैप्टर हम आपको बता चुके हैं कि हर एक सब्जेक्ट का पहला चैप्टर जो होगा वो भाई यूट्यूब पर होगा, बाकी सब एप्लीकेशन पर होगा। तो जिन बच्चों को एप्लीकेशन पर पढ़ना है, टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर में जाकर के, और आसानी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग क्या कर लीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और जुड़ जाइए, क्योंकि जितना जल्दी जुड़िएगा उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, 10वां क्लास का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ऐसे भी 10th क्लास के बच्चे बायोलॉजी पढ़ने में थोड़ा ज्यादा ही दिलचस्पी दिखाते हैं, तो क्यों ना जिस चीज में आपकी दिलचस्पी है उसको और ज्यादा दिलचस्प बना दिया जाए। तो हमने यह ठाना है कि भाई बायोलॉजी आप लोग को दिलचस्प लगता है तो हम उससे और ज्यादा दिलचस्प बना देंगे, ताकि आपको पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं कोई भी नया सब्जेक्ट, तो हम यह मान लेते हैं कि आपको इस सब्जेक्ट में जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, जो कुछ भी बताना है सब हमें बताना है, बिल्कुल शून्य लेवल से बताना है, 0 लेवल से, एकदम निचले स्तर से आपको बताना है। समझ गए ना। तो कुल मिलाकर के आपको हम एकदम निचले स्तर से लेके जा रहे हैं, ताकि आप लोग बहुत ऊपर तक जाएं। समझ गए। तो सबसे पहले चूंकि हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, तो बायोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। हो सकता है कि पहले से बेसिक जानकारी हो, अगर बेसिक जानकारी है तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। बता दीजिए कि बायोलॉजी का जनक किन्हें कहा जाता है, यानी कि जीव विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। बताइए, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का जनक कौन है, जीव विज्ञान का जनक कौन है। किसी बच्चे को अगर पता हो तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना जवाब बताइए। किसी भी बच्चे को पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब बताइए। कमेंट बॉक्स आपके जवाब का इंतजार कर रहा है, जल्दी जल्दी से। अरस्तु, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। रंजीत कुमार गया टेकारी, अरे वाह, गया तरफ से हैं, बहुत बढ़िया। अभी हम रिसेंटली ट्रेन पर आ रहे थे, 2 बच्चे हमारे आगे बैठे हुए थे, हम कहीं फोन पर बात कर रहे थे, जैसे ही हमारा आवाज सुने तुरंत पीछे मुड़ गए, आवाज सुन करके तुरंत पीछे मुड़ गए, अरे ये तो प्रिंस सर का आवाज है। और जैसे ही देखे, प्रणाम सर, आप प्रिंस सर है ना। हाँ, मतलब खुशी का लहर दौड़ गया उनके पूरे एकदम बॉडी में, ठीक है ना। चलिए तो जल्दी जल्दी से बताइए। अरस्तु बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये समझिए ना कि जीव विज्ञान, नाम क्या है इसका, जीव विज्ञान। तो क्या सिर्फ जीवों के बारे में पढ़ना है, तो क्या जीव विज्ञान में सिर्फ हमें जीवों के बारे में पढ़ना है, तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जीव विज्ञान सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन इसमें हमें पेड़ पौधों के बारे में भी पढ़ना है। जीव जंतुओं के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन पेड़ पौधों के बारे में भी बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। सबसे पहले जीव विज्ञान कहते किसको हैं, जीव विज्ञान होता क्या है, जीव विज्ञान हम लोग किसे कहते हैं,
व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी है क्या? तो ध्यान से समझिएगा, विज्ञान की वह शाखा, चूंकि विज्ञान की यह एक शाखा है, जिस तरीके से साइंस का शाखा है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, साइंस का शाखा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसी तरीके से बायोलॉजी का भी ढेर सारा शाखा होता है, समझ गए ना, ब्रांच जिसको बोलते हैं, ढेर सारा ब्रांच है, समझ गए। आगे जब आप लोग जाएंगे, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और कौन कौन सा विज्ञान, ढेर सारा विज्ञान है बायोलॉजी में, ढेर सारा शाखा है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, समझ गए ना, विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और अभी आप लोगों से हम क्वेश्चन पूछे थे कि विज्ञान का जनक यानी कि जंतु, बोल सकते हैं जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान, तो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का फादर यानी कि जनक किन्हें कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है, याद रहेगा। जीव विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, याद रहेगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यदि बायोलॉजी के बारे में हम लोग बात करें तो बायोलॉजी, ध्यान से समझिएगा, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी जो शब्द है ना, यह ग्रीक भाषा के शब्द से बना है और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। बायोलॉजी जो शब्द है यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन सा वह दो शब्द है? तो पहला शब्द है बायोस, BIOS, ध्यान से समझिएगा, BIOS पहला शब्द है, और दूसरा शब्द है लोगोस, LOGOS, यहां पर भी आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है। तो बायोस और लोगोस, ठीक है, यह दो शब्दों से मिलकर के बायोलॉजी बना है। बायोस मतलब होता है लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, आपको पता है। तो बायोस मतलब लाइफ और लाइफ मतलब जीवन, और लोगोस मतलब स्टडी, स्टडी यानी कि अध्ययन, यानी कि जीवन के बारे में हम लोग जिस विषय में अध्ययन करते हैं उसे ही बायोलॉजी कहते हैं, समझ गए। जीवन के बारे में हम लोग जिस विषय में अध्ययन करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, समझ गए ना। जीवन के बारे में हम लोग जिस विषय में अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, समझ गए। चलिए, तो बायोलॉजी का एक बेसिक चीज जो कि आपको समझना जरूरी था, तो द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। यहां पर क्या लिखा गया है, जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। देखिए यहां पर क्या है, लाइफ यानी कि जीवन, और स्टडी मतलब क्या, अध्ययन, यानी कि जीवन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी कि जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब वह चाहे हमारा जीवन हो, या फिर कोई सूक्ष्म जीव का जीवन हो, या फिर किसी जीव जंतु का जीवन हो, या फिर किसी पेड़ पौधे का जीवन हो, जीवन के बारे में यदि अध्ययन हो रहा है तो वह बायोलॉजी कहलाएगा, समझ गए ना। जीवन के बारे में यदि अध्ययन हो रहा है, ठीक है, तो वह बायोलॉजी कहलाएगा। सर फोन पे पर कुंदन कुमार के नाम से दिखाता है, बिल्कुल कुंदन कुमार के नाम से दिखाएगा, 8114532021, उसी पर आपको पेमेंट करके आराम से परचेज करना है, ठीक है ना। पहले बातचीत कर, अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, यह भी सवाल पूछने लायक है भाई, कि बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था। तो बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने 1801 ईस्वी में किया था। यह सब जो पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं ना, आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन चूंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी के बारे में जान लेना जरूरी है ना। जैसे अगर आपको कहीं जाना है, मान लिया जाए एक छोटा सा एग्जांपल, यहां से हमें दिल्ली जाना है, तो पहले आपको यह तो जानकारी होना चाहिए ना कि दिल्ली जाने के लिए कौन कौन सी ट्रेन है, दिल्ली जाने के लिए कौन सी ट्रेन है, कहां पे उतारेगी, और वहां के बाद हमें कहां जाना है। यानी कि दिल्ली के बारे में पहले बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। दिल्ली घूमने के लिए जा रहे हैं तो दिल्ली में घूमने लायक कौन कौन सा जगह है, इसकी जानकारी तो होनी चाहिए ना। दिल्ली चले गए और कहां कहां घूमना है पता ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा वैसा दिल्ली जाने से। वैसे ही बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, तो वैसा बायोलॉजी पढ़ने से फायदा क्या, सोचने वाली बात है। तो बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक किसने किया था, लेमार्क ने किया था। कुछ बच्चे न्यूटन लिख रहे हैं, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, समझ गए ना। न्यूटन का भी नियम आगे हम आपको पढ़ाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं। सब कुछ क्लियर है यहां से, यहां से बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए हो गया ना।
चैप्टर पढ़ाइए ना सर। जिनको चैप्टर पढ़ने की बहुत ज्यादा जल्दीबाजी है, आज वाला क्लास छोड़ दीजिए, अगले क्लास से आ जाइएगा, ठीक है ना। कुछ लोगों को ज्यादा मतलब जल्दीबाजी होता है, सर ये सब बेसिक क्या पढ़ा रहे हैं सर, चैप्टर पढ़ाइए सीधे सीधे। बाबू एक बच्चे को लेकर के हमें नहीं चलना है। हमारा सिद्धांत है कि जो बच्चे कमजोर हैं उनको तेज बनाना है, जो तेज हैं उन्हीं को और ज्यादा तेज नहीं बनाना है, समझ गए ना। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको हम तेज नहीं बनाएंगे, लेकिन हमारा मुख्य जो कर्तव्य है ना, ये है कि जो बच्चे निचले स्तर पर हैं, जो बच्चे कमजोर हैं और हम पर भरोसा किया ना, हम उनको तेज बनाएं। जो तेज है वो ऑलरेडी तेज है, वो हम कैसे भी समझाएंगे, टूटा फूटा लैंग्वेज में आप पकड़ लेंगे। लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं उन पर थोड़ा विशेष ध्यान होना चाहिए ना, सब तो आपके भाई बंधु ही हैं, तो क्यों दो तरीके का भेदभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बायोलॉजी की बात किया जाए तो बायोलॉजी का सबसे पहला नंबर जो चैप्टर है वह है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। सबसे पहला नंबर चैप्टर है जैव प्रक्रम, जिसको अंग्रेजी में लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। आज सिर्फ बेसिक पढ़ाएंगे, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। और यह चैप्टर मुश्किल से 5 क्लास होते होते खत्म कर देंगे, 5 क्लास में, समझ गए ना। मुश्किल से 1 आध क्लास बढ़ जाए, अगर ज्यादा डीपली अगर चले जाए तो, लेकिन खत्म हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए, तो सबसे पहला नंबर चैप्टर है जैव प्रक्रम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, यानी कि जीवन का जो प्रोसेस है वह किस तरीके से आगे बढ़ता है, इस चीज के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि जब चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, तो आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? जैव प्रक्रम होता क्या है, ठीक है ना। हाँ, तो जैव प्रक्रम क्या होता है यह आपको अब बताते हैं। देखिए, जैव प्रक्रम क्या है? तो जीवों में संपन्न होने वाली वो सभी क्रियाएं, जीवों में, जैसे हम भी एक जीव हैं, तो हमारे अंदर जो भी क्रियाएं संपन्न हो रही है, तो लिखेंगे जीवों में संपन्न होने वाली वो सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं चल रहा होगा कि सर ये नया वर्ड आ गया है अनुरक्षण। तो अनुरक्षण मतलब होता क्या है? ध्यान रखिएगा, अनुरक्षण कहने का मतलब होता है कि जो चीज हमारे जिंदा रहने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जैसे भोजन हो गया, श्वसन हो गया, नींद हो गया, जनन हो गया, ये सब ना जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजें हैं, तो उसी को अनुरक्षण बोलते हैं। तो जीवों में संपन्न होने वाली वो सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से, यानी कि एक साथ अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं या फिर जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे पोषण, पोषण की अगर हम लोग बात करें, हमारे शरीर का पोषण होता है, कुछ खाना पीना खाते हैं, पोषक तत्व हम लोग प्राप्त करते हैं और उस पोषक तत्व से हमारे शरीर को पोषण मिलता है, तो वह पोषण हो गया। श्वसन की अगर बात करें तो नाक भगवान दिए हैं किस लिए भाई? श्वसन क्रिया करने के लिए। अगर उत्सर्जन की बात करें तो हम जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, समय समय पर जो बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको अपने शरीर से बाहर निकालते हैं ताकि हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहे, तो उसके लिए उत्सर्जन क्रिया किया जाता है। तो यह सब हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हाँ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भोजन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर जनन भी जरूरी है जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए ही नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी जनन काफी ज्यादा जरूरी है। अगर जनन ना हो तो फिर किसी जीव जंतु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा कि कोई जीव भी था, समझ गए ना। तो जनन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जीवों में संपन्न होने वाली वो सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है जैव प्रक्रम कहलाती है, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। अच्छा, अब हम यहां पर बार बार बोल रहे हैं जीवों जीवों जीवों, तो जीवों कहने का मतलब क्या? मरे हुए जीव या फिर जो जीव जीवित है? किनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं बताइए आप लोग। हमारा जो चर्चा है वो किस पर चल रहा है, मरे हुए पर या फिर जीवित पर? अवश्य आप लोग बोलेंगे कि सर जीवित पर। तो जो जीवित होते हैं उनको सजीव बोला जाता है, जो मरे हुए होते हैं उनको निर्जीव बोला जाता है, आपको पता है ना। जो जीवित होते हैं उनको सजीव बोलते हैं, जैसे हम एक सजीव हैं। लेकिन अगर हम इस पेन की बात करें, अगर हम इस मोबाइल फोन की बात करें, ठीक है ना, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? अगर हम इस डिजिटल बोर्ड की बात करें तो ये सब क्या है? ये सब निर्जीव है, क्योंकि ना तो इसमें वृद्धि हो सकता है, ना तो गति हो सकता है, ना ये भोजन कर सकता है, ना तो श्वसन कर सकता है, ना तो उत्सर्जन कर सकता है। तो ये क्या है भाई? सजीव नहीं है बल्कि निर्जीव है। तो एक क्वेश्चन जो
परीक्षा में पूछता है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा, कि सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखें। सजीवों के लक्षण, आखिर हम सजीव हैं तो हमारा लक्षण क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि हाँ सर हम सजीव हैं। एक बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि ग्रीक भाषा मतलब क्या होता है सर। अरे भाई, जैसे भोजपुरी भाषा, उसको क्या बोल, जैसे अगर कोई भोजपुर में भाषा बोला जा रहा है तो उसको भोजपुरी बोलते हैं, मगही में बोला जा रहा है तो उसको मगही बोलते हैं, जापान में बोला जा रहा है तो जापानी बोलते हैं, चाइना में बोला जाता है उसको चाइनीज बोलते हैं। उसी तरीके से ग्रीक भी एक भाषा है, समझ गए ना। ग्रीक क्या है, एक भाषा है, समझ गए ना। और ग्रीक कोई नया वर्ड नहीं इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखें। आखिर सजीवों के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, इस लक्षण के बारे में बताना है। तो बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे हम एक सजीव हैं, आप भी एक सजीव हैं, ठीक है। आपके घर में जो गाय भैंस बंधा हुआ है वो भी एक सजीव है, आपके घर में एक पालतू कुत्ता है वो भी एक सजीव है, समझ गए ना। अब तो जिनके घर में पालतू कुत्ता होता है ना, कुत्ता कहने से डर लगता है सर। अगर हम किसी के घर में जाते हैं, हमारे घर में तो पालतू कुत्ता नहीं है, गाय भैंस जरूर है, लेकिन अगर हम किसी दूसरे के घर में जाते हैं, देखते हैं ना कि डॉग है, पालतू कुत्ता है, समझ गए ना, तो अंग्रेजी में डॉग बोल दीजिए, सही है। कुत्ता जहां बोलिएगा कुत्ता का मालिक खिसिया जाएगा, कहेगा कि सर कुत्ता मत बोलिए, बड़ा अजीब लगता है। अरे भाई, कुत्ता को कुत्ता ना बोले तो और क्या बोले, बताइए। तो आजकल जो लोग कुत्ते पालते हैं ना, कुत्ता पालते हैं एकदम बड़ा, एकदम डिजाइन डिजाइन, खुद के बालों में ना हो सकता है कि महीने में 1-2 बार शैम्पू लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, लेकिन कुत्ते को सप्ताह में 2 दिन जरूर शैम्पू से नहलाएंगे, समझ गए। कुत्ते को जरूर शैम्पू से नहलाएंगे। तो आजकल देखिए, अगर गांव में जाकर के आप गाय भैंस चरा रहे हैं, देखिए हम जीव जंतु का ही बात कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि सर एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं, जीव जंतु का ही बात है। अगर गांव में जाकर के आप भैंस चराएं, अगर गाय चराते हैं, समझ गए, अगर गांव में जाकर के आप भैंस चराते हैं, गाय चराते हैं, अगर कोई देख लिया तो सीधे कहेगा अरे तेरी के, ये तो एकदम गवार लड़का है, ये तो गाय भैंस चराने वाला लड़का है, समझ गए। ये तो क्या है, गाय भैंस चराने वाला लड़का है। वहीं अगर आप शहर में रहते हैं, अगर शाम में आप एक कुत्ता को ले लीजिए और कुत्ते को घुमाइले चलिए, समझ गए ना, सिक्कड़ से बांध लीजिए और कुत्ता को घुमाइए, आपको लोग रईस समझेगा, कहेगा अरे लगता है कि बड़ा खानदान का आदमी है, कुत्ता घुमा रहा है। समझ रहे हैं दुनिया कहां से कहां बदल गया, जबकि उसको ये नहीं पता है कि कुत्ता से हमको प्रॉफिट जीरो, लॉस हीरो। लॉस बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट जीरो है। गाय भैंस को अगर हम चरा रहे हैं, उसको घास खिला रहे हैं, तो शाम में हमें दूध मिलेगा, सुबह में हमें दूध मिलेगा, हमारा शरीर को पोषक तत्व मिलेगा, समझ गए। दूध में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होता है। लेकिन आजकल जमाना उल्टा है, कुत्ता घुमाइए तो बहुत बड़ा ही होगा, गाय भैंस चराइए तो लोग गवार समझता है। दुनिया उल्टा होते जा रहा है साहब, समझ गए ना, दुनिया उल्टा होते जा रहा है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। हम अभी अभी रिसेंटली भागलपुर गए थे, वहां एक सर के पास ना बड़ा बेजोड़ कुत्ता था, समझ गए। अब क्रिस सर बोल दिए कि सर कुत्ता तो आपका बड़ा प्यारा है, बोलते हैं कि सर इसको कुत्ता मत बोलिए। कुत्ते का नाम क्या तो रखे हुए थे, सालू या करके कुछ ऐसे उनका नाम रखे हुए थे, समझ गए ना। बोले कि सर कुत्ता इसको मत बोलिए। बड़ा अजीब लगा कि भाई कुत्ते को कुत्ता ना बोला जाए तो क्या बोला जाए। और दूसरी चीज देखिए, एक मतलब ना कि अगर मानसिकता बस गलत है, मानसिकता गलत है और कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसको बोल देना भाई यार एकदम शेर हो तुम, क्या हो, शेर हो, एकदम कॉलर तॉलर खड़ा कर लेगा, क्या करे सर तो हमको शेर बोल दिए। वहीं अगर उसको बोल दिया जाए धट जानवर कहीं के, तुम एक नंबर के जानवर हो, क्या अरे तुम हमको जानवर बोल दिया, तुमको हिम्मत कैसे हुआ जानवर बोलने का, जबकि उसको ये नहीं पता है कि शेर भी एक जानवर है, समझ गए। शेर बोल दें तो बहुत अच्छा, जानवर बोल दें तो बहुत खराब। कहाँ का फर्क है, मानसिकता का फर्क है। ये सही हो गया ना तो फिर सब कुछ सही है, ये गलत हो गया तो फिर उल्टा भी आपको सीधा लगेगा और सीधा भी उल्टा लगेगा, समझ गए ना। चलिए, तो सजीवों के प्रमुख लक्षण के बारे में हम बात करते हैं कि आखिर सजीवों के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण
जैसे हम सजीव हैं भाई, तो हम अपने बारे में बात करते हैं कि हम भोजन ग्रहण करते हैं, ये हमारा लक्षण है। कोई व्यक्ति अगर मर जाएगा तो वो भोजन ग्रहण नहीं करेगा। तो सजीवों का सबसे पहला लक्षण भोजन ग्रहण करना। दूसरा लक्षण सांस लेना। देखते हैं जो जीवित है वो सांस लेगा, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो। समझ गए? पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, मानव भी सांस लेते हैं, गाय भैंस सियार कुत्ता बिल्ली सब सांस लेता है। ठीक है, तो सजीवों का लक्षण है सांस लेना। उसके बाद उत्सर्जन करना। उत्सर्जन करना, पानी पीते हैं, पसीना से पानी बाहर निकलता है, उत्सर्जन कर रहे हैं। हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो पोषक तत्व हुआ वो हमारे शरीर को मिल गया, ठीक है, और जो बाकी अपशिष्ट बच गया ना उसको 2 नंबर कह करके शुरू और सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। समझ गए? समझ गए ना? पानी पीते हैं 1 नंबर कह के उसको बाहर निकाल देते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर उत्सर्जन करना, जो भी हमारे शरीर में मल मूत्र हैं वो उनको हम क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, शरीर से उत्सर्जित करते हैं। तो उत्सर्जन करना भी सजीवों का ही लक्षण है। उसके अलावा वृद्धि करना, अगर हम सजीव हैं तब वृद्धि कर रहे हैं, अगर निर्जीव रहते तो वृद्धि नहीं करते। कोई पेड़ अगर सूख जाता है तो देखते हैं वो बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, लेकिन जब तक पेड़ जीवित है हरा भरा है तब तक उसमें वृद्धि होगा। यानी कि अगर हम हैं तो हम बचपन में इतना छोटा होंगे, आप भी जब जन्मे होंगे तो इतना छोटा सा होंगे, लेकिन आज इतना बड़ा हो गए होंगे, 6 फीटा एकदम। समझ गए? यानी कि आप में भी वृद्धि हुआ, और वृद्धि हुआ इसका मतलब कि सजीवों का लक्षण है वृद्धि करना। गति करना, हम चल फिर सकते हैं भाई, हाथ पैर को इधर उधर एकदम हिला डुला सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे मन तैसे एकदम दौड़ सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो सजीवों का लक्षण है गति करना। लेकिन क्या निर्जीव गति कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब सजीवों के प्रमुख लक्षण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं कि सजीवों के लक्षण बताइए। भोजन करना, सांस लेना, उत्सर्जन करना, वृद्धि करना, गति करना, ये सब इनके लक्षण है। ठीक है, वाह, हो गया ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं तो पोषण के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपको हम अभी यहां पर बता रहे थे ना कि मानवों के लिए बहुत जरूरी है पोषण। पोषण आखिर होता क्या है? कितने बच्चों को पता है पोषण के बारे में? पोषण के बारे में कितने बच्चों को पता है? बताइए तो, पोषण के बारे में कितने बच्चों को पता है? जैसे मान लिया जाए कि हम खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, मांस मछली खाते हैं, तो उसमें कुछ लोग बोलते होंगे ना, कह रहे मांस मछली खाओ उसमें प्रोटीन है, दाल खाओ उसमें प्रोटीन है, दूध खाओ प्रोटीन है, बोलते हैं ना, पका पपीता खाओ सब प्रकार के उसमें विटामिन है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं मूंग खा लो, प्योर भरपूर मात्रा में प्रोटीन है। समझ गए ना? एक बात आपको बता देते हैं, अगर आप मांस मछली सिर्फ इसलिए खाते हैं ताकि हमारे शरीर को क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। अगर आप मांस मछली सिर्फ इसलिए खाते हैं, स्वाद के लिए खाते हैं, तो भाई बात अलग है। अगर प्रोटीन के लिए खा रहे हैं ना, तो हम कहते हैं कि आज से मांस मछली छोड़ दीजिए, उसके जगह पर आप डेली सुबह सुबह मूंग फुला करके खाइए। समझ गए ना? मूंग, मूंग को रात में दे दीजिए पानी में फूलने के लिए, सुबह उठिए और मूंग खा लीजिए, ज्यादा नहीं, 1-2 मुट्ठी बस, 1-2 मुट्ठी बस सुबह सुबह। मांस मछली से ज्यादा प्रोटीन इसमें पाया जाता है मूंग में। समझ गए ना? जिन बच्चों का लंबाई नहीं बढ़ रहा है ना, डेली डेली मूंग खाना शुरू कर दीजिए, लंबाई बढ़ जाएगा। समझ गए? चलिए, तो अब हम बात करते हैं पोषण के बारे में कि पोषण होता क्या है। बायोलॉजी जब पढ़ा रहे हैं तो सब कुछ पर चर्चा होना चाहिए। समझ गए ना? यहाँ पर बायोलॉजी है ना भाई, जीव जंतुओं के बारे में खुल करके बातचीत होना चाहिए ना। चलिए, पोषण के बारे में बात करते हैं तो वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि हम मूंग खा लिए, ठीक है, चना खा लिए, ठीक है ना, अंडा खा लिए, और अंडा खाने से क्या हुआ, हमारे शरीर को पोषक तत्व मिला। क्या मिला? पोषक तत्व मिला। और पोषक तत्व मिला, हम उसका क्या किए, उपयोग किए, तब हमारा लंबाई बढ़ा। लंबाई बढ़ा मतलब हमारे शरीर का पोषण हुआ। क्या हुआ? पोषण। जैसे देखते होंगे बचपन में आपके मम्मी बोलते होंगे कि हम अपन बेटा के बहुत मुश्किल से पाल पोस के बड़ा किए हैं। ध्यान से समझिएगा, क्या बोलते हैं? बड़ा मुश्किल से पाल पोस के बड़ा किए हैं। तो पाल पोस के बड़ा किए हैं ना, तो पाल मतलब तो हटा दीजिए भाई, इसको, इस शब्द को हटा दीजिए, ठीक है। तो पाल पोस के जो बड़ा किए हैं, तो पोष, यही तो पोषण है। समझ गए? यह पाल पोस के जो बड़ा किए हैं ना, तो यही तो पोषण है ना। वो यानी कि आपके मम्मी को भी पता है कि पोषित किए हैं,
इसका पोषण किए हैं ना, तब जाकर के बड़ा हुआ है। भले वो अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में देहाती भाषा में बोल रही है कि पाल पोस के बड़ा किए हैं, लेकिन पाल पोसना मतलब क्या हुआ? पोषण करना, यानी कि हम उनका पोषण किए हैं तब वह बड़ा हुआ है। हमारी मम्मी हमको पोषण की है तब हम बड़ा हुए हैं। समझ गए ना? समझ में आ रहा है? सर जीव जंतु में क्या अंतर है? एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जीव और जंतु में क्या अंतर है? जीव और जंतु, जीव और जंतु। देखिए, जीव में वो वैसे जीव भी आ जाते हैं जो सूक्ष्म जीव हैं, जिनको हम अपनी खुले आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। समझ गए ना? माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, वैसे जीव में आते हैं। जंतु हम हो गए, आप हो गए, गाय भैंस सुअर बकरी भेड़, कुछ भी हो गया, सब जंतु। समझ गए ना? तो जीव और जंतु में यही अंतर है। जंतु, कभी भी हम अमीबा को जंतु नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अमीबा सूक्ष्म जीव है ना, तो कभी भी हम अमीबा को जंतु नहीं बोल सकते हैं। समझ गए? अमीबा को हम कभी जंतु नहीं बोलेंगे, यूलिना को कभी जंतु नहीं बोलेंगे, प्रामेशियम को कभी जंतु नहीं बोलेंगे। और अगर अगर लीलगाय है, गाय है, भैंस है, उसको हम लोग जीव, जीव जीव में सूक्ष्म जीव भी आ सकते हैं, बड़े जीव भी आ सकते हैं। समझ गए ना? तो जीव और जंतु में यही अंतर है। समझ गए? चलिए, तो पोषण मतलब समझ गए कि जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व ग्रहण किए, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं ना। पोषक तत्व को कैसे ग्रहण करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो पोषक तत्व को ग्रहण किए और उसका क्या किए? उपयोग किए, और तब उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तब उसको पोषण कहते हैं। भोजन के रूप में हम लोग अनेक तरह के पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व समझते हैं बात को? कितने बच्चे पोषक तत्व मतलब समझते हैं? पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये पोषक तत्व क्या होता है? चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं कि पोषक तत्व क्या होता है। पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा। पोषक तत्व, जैसे देखिए ध्यान से समझिए, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। अभी हम आपको क्या बताएं? पोषण। अभी हम आपको पोषण बताएं, पोषण से ही बन गया पोषक, यानी कि पोषक और इधर हो गया तत्व, यानी कि जिस तत्व की सहायता से जंतुओं का पोषण होना, उसी को कहते हैं पोषक तत्व। समझ गए? जिस तत्व की सहायता से जंतुओं का पोषण हो, उसी को कहते हैं पोषक तत्व। तो ध्यान से देखिए, पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है, जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है। अब हम लोग दाल भात खाते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ पोषक तत्व होगा, तब ना दाल भात खाने के बाद एकदम लगता है कि ऊर्जा मिल गया। जैसे हम भूखे पेट हैं, सोचिए हम भूखे पेट हैं, पेट एकदम भूखाले, पेट में चूहा कूद रहा है, हमको एनर्जी नहीं मिलेगा। समझ गए ना? ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग दाल भात खा लें, रोटी सब्जी खा लें, या फिर कोई ऐसा चीज खा लें जिससे हमारा पेट भर जाए, तो वहां से हमें क्या मिलता है? पोषक तत्व मिलता है। और उसी पोषक तत्व के बदौलत ही क्या होता है? पोषण हमें मिलता है, हमारा शरीर विकास करता है, शरीर में एनर्जी मिलता है उसी पोषक तत्व के बदौलत। तो पोषक तत्व वैसे तत्व को कहते हैं जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है। बस एक लाइन में सिंपल, जिससे जीवों को ऊर्जा मिल रहा है वो सब पोषक तत्व है। समझ गए? अरे बसा का पाचन किसके द्वारा होता है? सब कुछ आगे हम आपको बताएंगे भाई। किस अंग में जाकर के बसा का पाचन होता है ये भी बताएंगे, चिंता न करें, हड़बड़ाए नहीं, सब कुछ एक ही बार जानने का प्रयास न करें। छत पर डायरेक्ट आप ऊपरी सीढ़ी पर नहीं पहुंच सकते हैं। ऊपरी सीढ़ी पर पहुंचना है तो सबसे निचला सीढ़ी पर पैर रखना ही होगा। समझ गए ना? अगर ऊपर का सीढ़ी पर पहुंचना है तो निचला सीढ़ी पर पैर रखना होगा। बिना निचला सीढ़ी पर पैर रखे आप ऊपरा सीढ़ी पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो थोड़ा धैर्य बना करके रखिए। समझ गए? तो पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर की जरूरतें पूरा होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, या इसका दूसरा परिभाषा भी है, पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध करते हैं। अगर हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो शरीर में कहीं पर अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर कट छट गया तो पोषक तत्व के कारण ही नहीं ऐसा ही होगा। तो पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध करते हैं या ऊतकों का निर्माण और उसकी मरम्मत करते हैं। यह शरीर को उष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर का टेम्परेचर, हमारे शरीर में जो एनर्जी है, सब कौन प्रदान कर रहा है? पोषक तत्व ही तो प्रदान कर रहा है। और यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। आज हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं,
ऊर्जा के कारण पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी है। अगर भोजन नहीं करते तो एनर्जी नहीं आता, अगर एनर्जी नहीं आता तो हम आपको पढ़ा नहीं पाते। यानी कि एनर्जी के लिए पोषक तत्व जरूरी है। पोषक तत्व कहां से मिलेगा? भोजन के रूप में हमें मिलता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सर आप लाइव कब आते हैं? लाइव यूट्यूब का अगर टाइम की बात किया जाए तो यूट्यूब पर हमारा टाइम है 7 बजे डेली, शाम 7 बजे डेली यूट्यूब पर हमारा टाइम है। इसके अलावा अगर एप्लीकेशन की बात किया जाए तो एप्लीकेशन पर अभी कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं हुआ है। 20 तारीख के पहले आपको वो टाइम बता दिया जाएगा, ठीक है ना? 20 तारीख के पहले आपको टाइम बता दिया जाएगा। और 20 तारीख के बाद दूसरा नंबर, हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का दूसरा नंबर चैप्टर से हम लोग शुरुआत करेंगे, क्योंकि पहला नंबर चैप्टर हम यहाँ पर तो करवा ही दिए हैं, ठीक है ना? ठीक है। लाइव पेज के द्वारा वसा का पाचन होता है। अरे भाई अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं, हम तो कहते हैं जल्दीबाजी मत करिए। इसके द्वारा वसा का पाचन होता है यह आपको पता चल जाएगा, समझ गए ना? अभी आप लोग जल्दीबाजी ना करें, जो चीज पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। चलिए अब यदि हम लोग पोषण के बारे में बात करते हैं तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम पोषण के बारे में बात करें ना तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान से समझिएगा, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। सीधे सीधे तौर पर अगर हम लोग बात करें तो पोषण 2 प्रकार के, एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। अब आपको पता है स्व मतलब क्या होता है भाई? स्व मतलब होता है अपना या खुद से, समझ गए ना? स्व मतलब होता है अपना या खुद से, समझ गए? और पर मतलब होता है दूसरा, पर मतलब होता है दूसरा या फिर हाँ दूसरा ही मान के चलिए, ठीक है ना? यहां पर पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्व मतलब अपना, यानी कि अपना पोषण यदि हम खुद कर रहे हैं तो वह स्वपोषण कहलाएगा। पर पोषण, पर मतलब होता है दूसरा, यानी कि पोषण के लिए अगर हम दूसरे पर आश्रित हैं तो वह कहलाएगा पर पोषण। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है कि मानव क्या है, मनुष्य क्या है? स्वपोषी है या फिर परपोषी है? बताइए। मनुष्य क्या है, स्वपोषी है कि परपोषी है? बताइए। मानव क्या है? मानव परपोषी है। कहिएगा सर कैसे? हम तो अपना पोषण खुद प्राप्त करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप पोषण के लिए ना पेड़ पौधे पर निर्भर हैं। आपको भोजन कहां से मिलता है? पेड़ पौधों से। गेहूं की बात कर लें, चावल की बात कर लें, दाल की बात कर लें, नारियल की बात कर लें, कुछ भी कर लीजिए ना, आम की बात कर लें, सब कुछ आपको पेड़ पौधे से मिलता है। मतलब खाने वाला हर वो चीज आपको पेड़ पौधे से मिल रहा है। यानी कहने का मतलब कि मानव पेड़ पौधे पर निर्भर है और पेड़ पौधे खुद पर निर्भर है। पेड़ पौधे को किसी दूसरे पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाएंगे, ठीक है? पेड़ पौधे क्या कहलाएंगे? स्वपोषी में पेड़ पौधे कहलाएंगे, स्वपोषी में पेड़ पौधे हो जाएंगे। और यदि मानव की बात किया जाए तो मानव क्या कहलाएगा? मानव क्या कहलाएगा? परपोषी कहलाएगा, क्योंकि मानव पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित है। यहां तक समझ में आ गया? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोनों के बारे में बारी बारी से हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, आखिर स्वपोषण क्या है और परपोषण क्या है। हालांकि आपको हम समझा चुके हैं, बस उसी को लिखने का तरीका आप बताएंगे, ठीक है ना? लेकिन आज लगता है कि आप लोग क्लास लाइक नहीं किए ना। क्लास को अभी तक लाइक किया है आप लोग? जरा बताइए, क्लास को कितने बच्चे लाइक किए हैं? कितने बच्चे? एकदम ईमानदारी से। बहुत सारे बच्चे लाइक किए हैं, कुछ बच्चे नहीं किए हैं। जो बच्चे नहीं किए हैं जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए, तो स्वपोषण के बारे में अभी हम आपको बता दिए। अलग से हम आपको बताते हैं कि स्वपोषण किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, स्वपोषण पोषण की वह विधि है, स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता हो। अभी हम आपको बताया ना, स्व मतलब अपना और पोषण मतलब खुद से पोषण कर रहे हैं। पोषण मतलब पोषण, तो अपना पोषण खुद से कर रहे हैं तो स्वपोषण, किसी दूसरे जीव पर हम निर्भर नहीं है। तो स्वपोषण का परिभाषा वही लिखेंगे कि वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता हो, उसे ही स्वपोषण कहते हैं। कौन सा ऐसा जीव है भाई? कौन है जो दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है? तो पेड़ पौधे हो जाएंगे, शैवाल हो जाएंगे। यह सब दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, अपना पोषण खुद करते हैं। यदि बात किया जाए परपोषण का, तो परपोषण
पोषण की वह विधि है, ध्यान से समझिएगा, पर पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। समझ गए ना? पर पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता हो, उसे ही स्वपोषण कहते हैं। समझ गए? उसे ही क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं, जैसे मानव, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि। समझ गए? तो यह हो गया स्वपोषण और यह हो गया परपोषण। समझ में आया? कितने बच्चे हैं जिनको समझ में आया भाई? एकदम ईमानदारी के साथ बताएंगे। एक बच्चा कौन है जो बार बार विजन प्रॉब्लम लिख रहा है? अरे भाई एक बार में हम देख लिए, समझ गए? हो गया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं परपोषण। देखिए अभी जिसके बारे में हम आपको बताए परपोषण, इसके भी 2-3 प्रकार होते हैं। समझ गए ना? यह जो परपोषण के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इस परपोषण के भी कितने प्रकार होते हैं? 2-3 प्रकार होते हैं, ध्यान से समझिएगा। यह परपोषण के बारे में बात किया जाए तो प्रकृति के आधार पर परपोषण भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला होता है परजीवी पोषण, दूसरा होता है मृतोपजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग पोषण के बारे में बात किए कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण तो अपने पर निर्भर है भाई, तो स्वपोषण। परपोषण किसी दूसरे पर निर्भर है तो परपोषण। लेकिन दूसरे पर भी अनेकों तरह से निर्भर रहा जाता है। समझ गए ना? दूसरे पर भी अनेकों तरह से निर्भर रहा जाता है। तो किस तरीके से हम निर्भर रहते हैं, इस आधार पर यानी कि प्रकृति के आधार पर परपोषण को 3 भागों में बांटा जा चुका है। वह 3 भाग है परजीवी, मृतोपजीवी और प्राणी संपोषी। तीनों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। एक होता है परजीवी पोषण, ध्यान से समझिएगा। परजीवी, परजीवी, पर मतलब अभी क्या बताया? दूसरा, जीवी मतलब जीव, यानी कि पोषण के लिए अगर किसी दूसरे जीव पर निर्भर है तो उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी। लेकिन शर्त यह है कि इस पोषण में क्या होता है कि एक जीव को लाभ होता है तो दूसरे जीव को क्या होता है? हानि होता है। समझ गए ना? परजीवी पोषण में एक जीव को लाभ तो दूसरे जीव को हानि होता है। तो लिखेंगे 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध, ध्यान से समझिएगा, 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि हो जाए, उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे माथा में जू रहता है कि नहीं रहता है? कितने बच्चे हैं जिनके माथा में जू है? खास करके लड़कियां सब बताएंगी, क्योंकि लड़कों का तो बाल छोटा छोटा होता है, लड़के तो एकदम ऐसे ऐसे करके तुरंत भर में खजुआ लेते हैं, नोच लेते हैं। लेकिन लड़कियां बड़ा बड़ा बाल रहता है, जू। तो बताइए जल्दी जल्दी से, कितने ऐसे बच्चे हैं ना जिनके सर में जू है? जू देखते हैं, हमारे शरीर का जो जू रहता है, जो माथा में जू रहता है ना, भैंस गाय में भी देखते हैं बड़ा बड़ा जू रहता है। समझ गए? वो जू क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता है, खून चूसता है। यानी कि जो जू है वह परजीवी है, वह अपने पोषण के लिए ना हम पर निर्भर है, दूसरे पर निर्भर है। समझ गए? वह पोषण के लिए ना दूसरे पर निर्भर है, तो उसको क्या कहेंगे? परपोषण कहेंगे। कभी कभी आप लोग देखते होंगे जोंक, जोंक का नाम आप लोग सुने हैं? जोंक, गाय भैंस को अगर नदी में धोने के लिए जाइएगा ना, नदी में नहाने के लिए, धोने के लिए जाइएगा, तो देखते होंगे ना कि भैंस के शरीर में, गाय के शरीर में ना जोंक क्या करता है? चिपक जाता है। और जोंक जब चिपक जाएगा ना तो उसके शरीर के अंदर से खून चूसना शुरू कर देता है। समझ गए? जोंक क्या करता है? उसके शरीर के अंदर से खून चूसना शुरू कर देता है। यानी कि जोंक भी क्या है? परजीवी है, क्योंकि वह पोषण के लिए खुद पर निर्भर नहीं है, दूसरे पर निर्भर है। पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर है, तो जो पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर रहे उसे, हाँ, उसी को तो परजीवी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। तो आराम से हो जाएगा। 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ। अब देखिए, अगर जू की बात करें तो हमको तो हानि हो रहा है कि हमारा खून चूस ले रहा है, कौन? जू। लेकिन जू को लाभ हो रहा है, उसको भोजन मिल जा रहा है।
भैंस को हानि हो रहा है लेकिन जोंक को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। भैंस का तो खून जा रहा है लेकिन जोंक को लाभ हो रहा है कि खून चूस रहा है, भोजन मिल रहा है। तो दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को क्या हो जाए, हानि हो जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। जैसे भैंस और जोंक हो गया, मानव के लिए बालों में रहने वाला जू हो गया, क्या है सब, ये सब एक परजीवी है। यहां तक समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं। परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतः परजीवी और दूसरा होता है बाह्य परजीवी। जैसे जोंक के बारे में ही बात अगर करते हैं तो जोंक देखते हैं दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जो बाहर से शरीर में चिपक रहा है, भैंस गाय में चिपक रहा है, वो वाला जोंक बड़ा साइज वाला। कभी कभी आपके पेट में कीड़ा हो जाता है, पता है, कभी कभी पेट में छोटा 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 ना क्या होता है, कीड़ा हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते होंगे और बोलते होंगे कि देखिए ना पेट में कीड़ा हो गया है, कीड़ा मारने वाला दवाई दे दीजिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। वो जो छोटा छोटा जो कीड़ा है वह आपके शरीर के अंदर घुस गया है और शरीर के अंदर से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। तो जो शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करे उसे कहते हैं अंतः परजीवी, और जो शरीर के बाहर से भोजन प्राप्त करे, पोषण प्राप्त करे, उसे कहते हैं बाह्य परजीवी। तो परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। समझ गए ना? बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। अंग्रेजी में एक्सटर्नल पैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट बोलते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है तो उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। अगर बाहरी भाग से पोषण प्राप्त कर रहा है तो उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे जू हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, खटमल इत्यादि। मच्छर क्या करता है, रात में हमारे शरीर पर बैठता है, एकदम अपना निडिल अंदर करता है और खून चूसना शुरू कर देता है। समझ गए? यानी कि वह शरीर के बाहर से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, शरीर के बाहर से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। अच्छा, दूसरा होता है अंतः परजीवी। वह परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करे। शरीर के अंदर से अगर पोषण प्राप्त कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, अंतः परजीवी कहते हैं। जैसे फीता कृमि, गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंटी अमीबा, हिस्टोलिटिका, ये सब क्या है, अंतः परजीवी है। समझ गए? कितने बच्चे को समझ में आया? कितने बच्चे को समझ में आया? वाह। क्लास के बाद तुरंत हमें नोट्स कैसे प्रोवाइड करवाएंगे? अभी सबको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद ना आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। स्कैन करके हम एप्लीकेशन पर डालते चले जाएंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? स्कैन करके हम डाल देंगे। चलिए हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी आप लोग समझ गए ना? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, तो परजीवी हम आपको बता दिए, परजीवी के जितने प्रकार थे सबके बारे में बता दिए। अब बच गया कौन? मृतोपजीवी और प्राणी संपोषी। तो चलिए भाई मृतोपजीवी के बारे में जानते हैं। मृतोपजीवी, मृत, मृत मतलब मरा हुआ, मृत मतलब मरा हुआ, और परजीवी मतलब दूसरे जीव। यानी कि जो जीव अपने पोषण के लिए मरे हुए या सड़े गले जगह पर निर्भर रहता हो। अपना पोषण कहां से प्राप्त कर रहा है? मरे हुए जीव जंतुओं से, सड़े गले जगह से अपना जो भोजन प्राप्त कर रहा है उसे ही कहते हैं मृतोपजीवी। परिभाषा क्या लिखेंगे? पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण कहां से प्राप्त कर रहा है भाई? तो सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, सड़ा गला जगह पर प्राप्त करेगा। समझ गए ना? जैसे छोटा छोटा कवक देखते होंगे, कीटाणु देखते होंगे, जीवाणु देखते होंगे, विषाणु देखते होंगे, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? जैसे कोई अगर जानवर मर जाता है तो जानवर मरने के बाद ना उसमें पिल्लू लग जाता है। समझ गए ना? जानवर मर जाएगा ना तो देखिएगा कि व्हाइट व्हाइट कलर का उसमें ढेर सारा कीड़ा लग जाता है, सूक्ष्म जीव लग जाते हैं। तो वह सब मरे हुए जगह से अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं ना। तो मरे हुए जगह से जो अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। समझ गए? नाम से ही पता चल रहा है, मृतोपजीवी यानी कि मरे हुए जगह से अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं।
तो जो मरे हुए जगह से अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं उसे मृतोपजीवी कहा जाता है। तो पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण कहां से प्राप्त कर रहा है, तो सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, तो मृतोपजीवी कहलाता है। जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ इत्यादि, यह सब मृतोपजीवी हो गया। अब सबसे लास्ट में एक बचता है प्राणी समपोषी। जो प्राणी समपोषी होते हैं वह अपना भोजन किस अवस्था में, या तो ठोस में या तो द्रव पदार्थ के रूप में प्राप्त करते हैं। समझ गए ना? जैसे मानव, हम चाहे तो ठोस ग्रहण करते हैं, नहीं तो लिक्विड लेते हैं अपने भोजन के रूप में। मानव हो गया, मेढक हो गया, ये सब क्या होता है, या तो ठोस या तो द्रव के रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है। यानी तो अगर हम बोलें कि प्राणी समपोषी के अंदर हम लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, तो बिल्कुल बोलेंगे आते हैं सर। मानव किस में आता है भाई, तो प्राणी समपोषी में आता है। मेढक किस में आता है, प्राणी समपोषी में आता है। समझ गए? तो हम लोग क्या लिखेंगे, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या द्रव पदार्थ के रूप में प्राप्त करते हैं, ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी समपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी समपोषी कहते हैं। जैसे मानव हो गया, मेढक इत्यादि। तो यह हो गया पोषण के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो आपको जरूर आना चाहिए। समझ गए ना? क्योंकि जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं, पूरा चैप्टर पोषण पर ही आधारित है, तो यह सब चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब जरा एक चीज पूछते हैं, 100% आपको समझ में आया कि नहीं आया? कितना परसेंट? या फिर 80%? कितना परसेंट समझ में आया? या फिर 90%? कितना परसेंट आपको समझ में आया? अगर आपका ध्यान यहां पर होगा तो 100 में 100 जरूर आया होगा। जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए कितना प्रतिशत आपको समझ में आया। 100% आप लोग समझ गए? बिहार टॉपर का नोट्स एप्लीकेशन में कहां रहेगा? जाइएगा एप्लीकेशन में ना, अपने प्लेलिस्ट में जाइएगा, 10th वाले प्लेलिस्ट में ना, आराम से आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी मत चेक करिएगा, तो 4 दिन रुक जाइए, क्योंकि धीरे धीरे स्कैन कर करके हम सबको डालेंगे। समझ गए? चलिए, सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर 100% समझ में आया। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे हैं जिनका 90% है, कुछ बच्चे 80% भी कमेंट कर रहे हैं। तो जो 80-90 वाले हैं, एक बार और इस क्लास को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को ना बाद में पूरा एकदम रिकॉर्डेड देखिएगा। ठीक है, तो एक बार और अगर पूरा देख लेते हैं वीडियो, सब कुछ क्लियर, पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो एक बार और आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज बस यहीं तक प्यारे बच्चों, क्योंकि जितना भी बेसिक था पोषण के बारे में सब कुछ आपको बता दिए। बाकी जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, बिल्कुल एकदम बेहतरीन रूप से, इसी तरीके से एकदम बेहतरीन अंदाज में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, 1,00,000% समझ में आया? अरे वाह, क्या बात है भाई, एक्स्ट्रा एनर्जी हो गया ना। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और जाते जाते फिर से हम आपसे कहेंगे कि जो बच्चे टॉपर बैच में अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं ना, टॉपर बैच में आप लोग एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज देने वाले हैं इस बार ना। जितना फैसिलिटीज मिल रहा है ना, आज के पहले किसी बच्चे को नहीं मिला था। आज के पहले न तो किसी बच्चे को मिला था, न तो किसी बच्चे इतना फीचर्स के साथ पढ़ पाए थे। आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को इतना फीचर्स मिल रहा है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके चीजों को अपने पास ले लीजिए, परचेज करिए, बच्चे जल्दी से इसमें ज्वाइन हो जाइए। 999 को अगर देखें ना तो ज्यादा है नहीं, समझ गए ना। अगर आप मैट्रिक पास करेंगे, सरकार आपको 10,000 रुपया देगी, समझ गए ना, 10,000। सोच लीजिए कि उस 10,000 में से 1,000 का पढ़ाई कर लिए, और इसी 1,000 के बदौलत तो वो 10,000 आएगा, इसी 1,000 के बदौलत तो वो 10,000 आएगा ना, प्लस में आपका नॉलेज स्किल हुआ। समझ गए ना, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। चलिए, जो बच्चे एडमिशन करवाना चाहते हैं 8114532021 या 9263991125। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि ऊपर वाला ही नंबर पर ज्यादा फोन करते हैं, नीचे वाला नंबर पर भी कॉल करिए, दोनों पर बराबर करिए, आराम से आपको सब कुछ परचेज होगा, या फिर डायरेक्ट जाकर के परचेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है सर, आपका आवाज गजब लगता है सर। अरे वाह, कैसा लगता है आवाज? तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं तक, बाकी सब कुछ हम अगले क्लास में आपसे फिर से रूबरू होंगे। मिलते हैं तो अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। लेकिन हाँ, जाते जाते कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसा लगा। हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारे बच्चे, जितने भी हजारों बच्चे हैं, सब मिलकर के नीचे कमेंट करिएगा, सर ये क्लास हमें कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।
लव यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।